बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात बड़ी ख़ास शख्सियत से करवाने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन भाई। तकरीबन 1 महीने की जेल काटने के बाद कल रात इन्हें जो है रिहाई मिली है। इस वक्त इन पे 5 पर्चे हैं, जिनमें 2 जो हैं दहशतगर्दी की दफ़ात के साथ इन पे FIR कटी गई हैं। और हमने इनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल देखा है। ये अक्सर पुलिस वालों से जाके जो है मिल जाते हैं और पुलिस वालों के खिलाफ वीडियोस भी करते हैं। और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि उस पुलिस वाले के खिलाफ वीडियो करते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा होता है। क्या यही चीज़ इनका जुर्म बन गया? आखिर हुआ क्या? क्या मामला बना? क्यों इनको उठाया गया? क्यों इन पे और इनके जो दीगर भाई हैं, इनके 2 जो भाई हैं, वो भी वकला हैं, उन पे भी दहशतगर्दी के दफात लगा के जो है FIR काटी गई है। ये मामला है क्या? क्या ऐसी वजह बनी कि इस वक्त जो है ये ज़ेरे अताब हैं? 30 दिन की जेल काटने के बाद आज ये इस वक्त पहला जो है एक इंटरव्यू दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी जो कैदोबंद की जो सोबतें थी उनमें क्या क्या इनको झेलना पड़ा। दुराने कैद इनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई जब इन्हें ATC कोर्ट में लाया गया, तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे पे बार तशद्दुद किया गया और मैंने मेडिकल भी करवाया, उसमें भी तशद्दुद जो है वादिया तौर पर रिकॉर्ड हुआ है। तो ये क्या कहानी थी, मामला है क्या? अब्दुल मतीन भाई से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली भाई, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की गई क्योंकि सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं और उसके पेश नज़र फैसला किया गया कि आपका मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ? अली भाई, बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर जो शख्स भी इस फस्ताई हुकूमत के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है या उन तमाम अदारों की रौनियत और फरौनियत दिखाने की कोशिश करता है जो आम लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, तो कहा यह जाता है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना मांगता है। ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो अवाम को एक रायनामा क्रिएट करनी चाहिए कि जो शख्स भी इस जुल्म सितम का निशाना बने, कम से कम उसके बारे ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मेरा ये मानना है कि इस पूरे वकूए के अंदर जो मेरे साथ हुआ, शायद मेरे साथ बहुत कम बीता है। मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूं, जिन मजलूम लोगों के लिए मैं वकालत करता हूं, उन लोगों के साथ तो मुझसे ज्यादा जुल्म की दास्तानें बीती हैं। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ये नफरत अपग्रेड हुई है। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, नफरत अपग्रेड हुई है। आप अवाम को जिस कदर दबाएंगे, ये एक स्प्रिंग है, वो उस कदर उछलेगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट की टर्म क्यों यूज़ की। नॉर्मली कोई इस तरह कोई आवाज़ बुलंद कर रहा होता है और उसको एक बार उसकी छांटा छांटी की जाए तो उसके बाद वो रुक जाता है, तो लोग कहते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब इसको समझ आ गई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको बता दिया गया कि कहाँ तक बोलना है, किस तरह की वीडियोज़ बनानी है, या आप उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे? भाईजान, इंशाल्लाह ये तो पूरी कौम देखेगी इंशाल्लाह। सॉफ्टवेयर अपडेट उसका होता है जिसका हार्डवेयर ठीक नहीं होता। आपका हार्डवेयर हम ठीक है? जिस फौलादी हार्डवेयर के बने हैं उसका सॉफ्टवेयर कम से कम ये पंजाब पुलिस अपडेट नहीं कर सकती। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से। और लोगों से रब्ता करें। ये आप देखिए कि जिस दिन से इन्होंने मुझे अगवा किया, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे अरेस्ट किया, मुझे अगवा किया गया। अच्छा, अरेस्ट करना एक प्रोसीजर का नाम है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, पूरी दुनिया ने देखा है जी। मुझे अगवा किया गया, अबडक्ट किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुझे ये निशाने इबरत बनाना चाहते थे। मेरे साथ जो भी वकुआ हुआ, उसके बाद अगर ये समझते हैं कि इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, तो शायद मेरा कोई बयान इनके हक में आ जाता। और ये तशद्दुद करने के बाद एक ही चीज मुझसे डिमांड करते रही है कि एक मज़ामती वीडियो अपनी वीडियो के ऊपर बना दे कि जो कुछ भी मैंने आज तक किया वो वीडियो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी। मैं थाने के अंदर भी इस बात पर कायल था कि जो कुछ भी मैंने किया वो हक पर मबनी है। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, मैं लोगों को सच दिखाता हूं, मैं कानूनी कार्रवाई करता हूं और जो भी जुल्म करता है उस जुल्म का बदला मैं कानूनी कार्रवाई से करता हूं और अवाम के सामने लेकर आता हूं। और इस चीज को मैं कभी नहीं बदलूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। ये पूरी कौम देखेगी कि मेरे साथ ये जो इन्होंने मुझे फिजिकली टॉर्चर किया है, मेंटली टॉर्चर करने की इन्होंने मुझे कोशिश की है, और आपके मुताबिक सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की है, ये देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज कुछ अरसे के अंदर कि अल्लाह इनको
मेरे जरिए किसी ने निशान इबरत बनाया। अच्छा मतीन भाई, ये सारे आपके एक्सपीरियंस सुनते हैं, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप बताएं कि मसला हुआ क्या। हमने कुछ वीडियोस देखी जिसमें आपको ज़दोकोब करते हुए ले जाया जा रहा है, कुछ वहाँ पे भी ये वो तशद्दुद किया जा रहा है। क्या मामला था, क्या वीडियो वजह बनी, क्या पीछे मंतक क्या थी, क्यों आप पे FIR हुई, किस तरह से लेके गए जेल में, किस तरह से वक्त गुजरा, ज़रा तफसीली एक गुफ्तगू में चाह रहा हूँ। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया। जब तक इसका जवाब अब हमको नहीं मिलेगा वो बात की गहराई को नहीं समझेंगे। मेरी वीडियो जो कि तसलसल के साथ 480 वीडियोस हैं, मेरी 480 वीडियोस हैं। पिछले पूरे साल मैंने मुख्तलिफ थानों के अंदर रेड करके मैंने डिपार्टमेंट के अंदर बेहतरी लाने के लिए, मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के अंदर बेहतरी लाने के लिए मैंने IG पंजाब साहब तक, मैंने चीफ जस्टिस साहब तक और जितने भी हुकूमती ओहदेदारान हैं, मैंने उन तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि जनाब, एक जो रियासत होती है, कामयाब फलाही रियासत होती है, उसके अंदर सबसे जरूरी है इंसाफ। इंसाफ की शुरुआत होती है जुर्म पर सजा देने से, और ये मामले को डील करता है सबसे पहले डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चंद इस्लाहात की जरूरत है। पहली इस्लाह है कि फेक और फैक्टिशियस पर्चे ना हो, दूसरा है कंकॉक्टेड एविडेंसेस ना हो, तीसरा है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर रिश्वत लेकर इन्वेस्टिगेशन के अंदर तब्दीलियां ना हो, क्योंकि जब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक फेयर ट्रायल नहीं होगा। मेरी जो वीडियो जिसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ और जिस पर्चे के पीछे मैं जेल काट के आया हूं, वो वीडियो है थाना सांदा की। अच्छा, उस वीडियो को आप देखिए, मेरे पेज पे भी अपलोडेड है, मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर भी अपलोडेड है। उस वीडियो के अंदर एक हवालात है जिसके अंदर 25 से 30 मुल्जमान हैं, 100 कार्ड मुल्जमान। मैंने ये बताया कि वो 8 बाय 6 का कमरा है। 8 बाय 6 के कमरे को समझने के लिए मतलब समझिए कि जितना मेरा कद है इतना वो कमरा लंबा है और मेरे कद से 2 फुट चौड़ा है। उसके अंदर कोई 25 से 30 मुल्जमान मौजूद हैं। उसी के अंदर बाथरूम है, वहीं पर पान के निशान, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गंद फेंक रहा है, वहीं पर गंदगी बदबू के बबूके। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया IG पंजाब साहब कि थानों को आपने बाहर से खूबसूरत बनाया है, जिन हवालातियों के लिए ये थाना बना है उन हवालातियों के लिए हवालात को भी तो थोड़ा मेंटेन कर लें। अब किसी के ऊपर भी इल्जाम लगता है अली भाई, तो इल्जाम जब तक साबित नहीं होता तो हम उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते, मुजरिम नहीं कह सकते। तो जिसके ऊपर इल्जाम लगा है हमने उसको बतौर एक इंसान ही ट्रीट करना है ना। ये तो नहीं कि मैं अगर आपके ऊपर झूठा पर्चा कटवा देता हूं तो आपको उस हवालात में पाबंदे सलासल कर दिया जाए कि जहां पर 2 मिनट बैठना क्या खड़े होना मुश्किल हो जाए आपके लिए। और ऐन मुमकिन है कि वो झूठा पर्चा हो वो 2 मिनट की वीडियो के ना। अंदर मैंने IG पंजाब साहब को कहा कि IG पंजाब साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वाकयातन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन सिर्फ पब्लिसिटी मारने के लिए। रियल ग्राउंड्स के ऊपर जब तक आप मेरी 480 वीडियोस नहीं देखेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि पंजाब पुलिस क्या कर रही है। मैंने ये बताया कि IG पंजाब साहब थानों को आपने बाहर से खूबसूरत बनाया, मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी वर्किंग की, लेकिन हवालात को क्यों नहीं बेहतर बनाया। अब ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं चूंकि वकील हूं और अगर मुझे लगता है कि मुल्जमान को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ह्यूमन डिग्निटी पूरी नहीं हो रही, ह्यूमन डिग्निटी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो मैंने उसके ऊपर आवाज उठानी है ताकि जो हुकूमती ओहदेदारान है उनको अंदाजा हो कि इस चीज में भी बेहतरी लाने की जरूरत है। अच्छा, ये वीडियो थी जिसपे अच्छा हुआ क्या फिर? ये वीडियो आपने लगा दी? 2 मिनट की मैंने बनाई कि IG पंजाब साहब मेहरबानी करके थानों को सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी बेहतर। अच्छा, फिर वो वीडियो बना दी, अपलोड होगी, वो वायरल होगी, IG पंजाब साहब तक भी पहुंच गई, वो हुकूमती ओहदेदारान तक भी पहुंच गई। पता लगता है कुछ अरसे बाद कि डाले ना मेरे घर के बाहर घूम रहे हैं, मेरे दफ्तर के बाहर घूम रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उन्होंने रैकी की। अब रैकी करने की ऐसा जरूरत नहीं है, मैं खुले यहाँ अपने दफ्तर में बैठता हूँ, मैं कौन सा छुप छुपा के बैठता हूँ। मेरा शादरा में दफ्तर है, मंडाला रोड पे, किसी से भी नाम पूछ के आप मेरे दफ्तर में आ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं छुप कर बैठने वाले वकीलों में से 3-4 दिन रैकी हुई, फिर अब मुझे रोजाना बताया गया कि गिरफ्तार करना चाह रहे हैं और मैं अपने दफ्तर में बैठा रहा। मैंने कहा अगर गिरफ्तार करना भी है तो मैंने कौन से बंदे मारे हुए, जो भी मामला होगा, अगर मैंने कोई जुर्म किया तो मुझे दिखाएं, मैं इंशाल्लाह इनके साथ चलूंगा। उससे पहले आप पे FIR थी, आपको पता था? नहीं, मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, ठीक है। फिर अब मामला ये हुआ कि रात 12 बजे मुझे कॉल आई मेरे भाई की, मियां अजीम साहब की।
उन्होंने कहा कि मतीन भाई मुझे फुल इंफॉर्मेशन मिली है कि आप ना पंजाब पुलिस पकड़ने आई है। अब ये बात सिर्फ मैं आपकी वीडियो के तवज्जुह से लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे 12 बजे पता लग गया था कि पंजाब पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है। अब चूंकि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं था, मैंने कहा था ठीक है, अगर वो आएंगे मुझे अपना वारंट दिखाएं, मुझे एफआईआर दिखाएं, जो भी मामला हुआ मैं कोर्ट में जाऊंगा, सुबह हफ्ता है, मेरा रिमांड पेश करें और कानून अपने मुताबिक चलेगा। अली भाई 12 बजे मुझे पता लगा, मैं 1 बजे तक बैठा हूं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, पिटीशंस बना रहा हूं। मेरी एक रिट पिटीशन थी, उस रिट पिटीशन का मकसद ये था कि पंजाब पुलिस की सीनों के ऊपर बॉडी कैम लगे। उस रिट पिटीशन की तैयारी चल रही थी मेरी, उसकी सुबह मेरी हेयरिंग थी। 2 बजे के करीब खाकी वर्दी में मलबूस 30 से 35 पुलिस एहलकारान आते हैं, कांस्टेबल आकर मेरी कनपट्टी पे पिस्टल रख देते हैं। एक सब इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम फुरकान है, टीएसआई है, वो आता है और अपने जितने भी वो एहलकारान हैं आपने उनको वीडियो के अंदर देखा, वो मारते हुए मुझे तशद्दुद करते हुए लेकर जा रहे हैं और मैं उससे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मुझे बताओ मेरे ऊपर पर्चा क्या है। अगर मुझे गिरफ्तार करना भी था तो मुझे वो बताते, मैं आराम से उनके साथ चले जाता। मुझे पता है कि मैंने कानून की पासदारी करनी है। ऐसा ना हुआ, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे 2 एसोसिएट्स थे, एक एसोसिएट थी, एक मेरे क्लाइंट थी, मेरे एसोसिएट को भी पकड़ लिया और मेरे क्लाइंट को भी पकड़ लिया जो कि अपना केस लेकर मेरे पास आए थे। हम तीनों को वो तशद्दुद करते हुए उन्होंने गाड़ी में बिठाया। वो आप देखिए उस वीडियो के अंदर एक कांस्टेबल तो उड़ उड़ के ना मुक्के मारा। वो क्यों मार रहा था? आप रेजिस्ट कर रहे थे, जाना नहीं चाह रहे थे साथ? आप उस वीडियो में देख लें मैंने क्या रेजिस्ट किया। आप उनसे बातचीत ही करने की कोशिश, कोई आवाज तो नहीं आ रही? उनको बताया है कि मुझे बताइए कि कौन सा पर्चा है। उन्होंने कहा आप हमारे साथ चले, साथ ही कनपट्टी पे पिस्टल, साथ ही एक बंदे ने गर्दन से पकड़ लिया, दूसरे ने हाथों से पकड़ लिए, तीसरे ने मुक्के मारने शुरू कर दिए। देखिए यही वो इनकी फिरौनियत थी जिसके ऊपर मैं अरसा दराज से वर्किंग करता है। और मैंने कहा मेरे साथ तो बहुत कम बीती है, मेरे साथ तो कुछ किया ही नहीं है ना पंजाब पुलिस ने। मैं तो ये कहूंगा उस मुकाबले में कि जिस जुर्म के खिलाफ मैं हमेशा से बोलता है। अच्छा, वहां पे आप पे तशद्दुद किया और आपको ज़दोकोब करते हुए गाड़ी में बिठाया? गाड़ी में बिठाया। फिर? अब गाड़ी में मुख्तलिफ पुलिस एहलकारान थे। थाना सांदा के बाहर जैसे ही रुके तो कोई 10-15 पुलिस एहलकारान डंडे पकड़ के मौजूद थे। अच्छा। थाना सांदा के गेट के बाहर मुझे इन्होंने गली में लटा लिया। उसकी जरूर किसी ना किसी ने वीडियो बनाई होगी। मैं चाहूंगा इस वीडियो के तवासत से कि अगर आपके पास वो वीडियो है अली भाई के साथ शेयर कर दें या मुझे शेयर कर दें, क्योंकि जिस बंदे ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है मैं ये चाहूंगा कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हम करें। अच्छा, थाने के बाहर आपको लिटा लिया? अब मामला ये हुआ और डंडे मार रहे हैं और ऐसे ही मैं बाहर निकला हूं तो मेरे सर पे ठा करके एक डंडा मारा जिससे मैं नीचे जमीन पे गिर गया। उसके बाद कोई मुक्का मार रहा है, कोई अपना पाँव मार रहा है। आपको पता है उनके शूज होते हैं, सख्त जान शूज हैं, और मार मार के रगड़ रहे हैं। कोई डंडे मारता जा रहा है। मेरे पूरे जिस्म पर चोटों के निशानात, मेरी इवन के एमएलसी हुई है जिसमें 10 इंजरीज आई हैं, 16-16 इंच के स्कार हैं। मार मार के तकरीबन मैं जब बेहोश हो गया तो मुझे उठा के अंदर जाके उन्होंने कमरे में फेंक दिया। थाना सांदा में। फिर? और ये सब एसएचओ मलक तैमूर की मौजूदगी में। सिविल कपड़ों में आया था ये जब मुझे अगवा किया गया, अगवा किया गया। उसके बाद इन्होंने थाने में जाकर एसएचओ आया। एसएचओ ने कहा अच्छा आपको मार पड़ी है? मैंने कहा वेरी गुड, आप रेड में शामिल है, आप मुझे मार पड़वाते हुए आ रहे हैं, ये सवाल करने का क्या तुक बनता है? देखिए हम तो नहीं चाहते थे कि हो, बस हो गया। ये आपको एसएचओ कह रहे हैं? ये एसएचओ साहब कह रहे हैं। अच्छा एसएचओ वाज वेरी नाइस विद मी आफ्टर 2 डेज। ठीक है, 2 दिन के बाद वो बहुत नाइस हो गया मेरे साथ। लेकिन जो 2 दिन तक कार्रवाई मेरे साथ चलती रही है, इवन कि मेरी वो वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ, मेरे पाँव में जूते भी नहीं है, मुझे हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं और मैं रोजे की हालत में उस वक्त मैं थाने के अंदर मौजूद हूँ। कईयों ने कहा कि ये कोर्ट के बाहर मौजूद है, मैं थाने में हूँ। हथकड़ी लगाकर मुझे वहां पर खड़ा कर दिया गया। मैं 6 घंटे वहां पर खड़ा रहा। वो कांस्टेबल बैठा हुआ था? हाँ, रोजे की हालत। वो किसने वायरल की? वो क्या सीन था? वो वीडियो वायरल की है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवीद अवान अंजुम। क्या ये तस्दीक के लिए कि हाँ भाई ये देखो हमने पकड़ लिया, यानी कि पूरी दुनिया को हम बताएं कि वकील बड़ा फुदकदा पिया सी ते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਛੜਿਆ।
अच्छा, जो ये वीडियो वायरल हुआ, ये किस तरह से वायरल हुआ? किसी ने अपने को व्हाट्सएप पे लगाया या अपने किसी ग्रुप में शेयर हुआ? भाईजान पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं हाँ। और ये एएसपी तक, एसपी साहब तक ये वीडियोस गई कि आ वेखो जी असी लम्बे पा लिया। और थाना सांदा की बड़ी दाद हुई कि जिन्हों सारे थाने नहीं पढ़ पाए, थाना सांदा ने पढ़ा और फिर थाना सांदा वाले रोते थे अंदर। अच्छा, वो जो कहता था कुछ नहीं होता, बरोता है, चुप नहीं होता, ये पुलिस एहलकारान मेरे पास आते थे, मतीन भाई ऐसे भी सस्पेंड हो गए, ऐसे भी सस्पेंड हो गए। लेकिन आपकी तस्वीर के ऊपर भी यही शेर लिखा था कि वो जो कहता है कुछ नहीं होता, वही तो बात है, अब रोता है, चुप नहीं अब- होता। हाँ। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं। कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। अच्छा मतीन भाई, आपकी जो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देखी, जो आपने बताया कि मुझे 6 घंटे रोज़े की हालत में खड़ा किए रखा, मैं नंगे पाँव था और वो कांस्टेबल बैठा हुआ और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि आप ज़ेर हिरासत थे। क्या इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, क्या ये जो मुल्ज़िम होता है उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करते? मतलब कि क्या ये वीडियो तज़हीक के लिए थी, इसलिए थी कि क्योंकि आप भी वीडियोज़ करते थे पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा ज़रा ये लोगों को दिखाएं कि ये देखें यहाँ पे इस तरह से खड़ा है, और ऊपर जिस तरह की कैप्शन लगा के इवन के बहुत से पंजाब पुलिस के जवान ही शेयर कर रहे थे कि वो जो कहता है कुछ नहीं होता, अब रोता है, चुप नहीं होता। इस तरह की मैंने देखा कि बहुत से पुलिस अफसरान की वॉल पे ये शेयर हुई हुई थी। तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि क्या उसमें आपका कोई कंसेंट था या वो सिर्फ इसलिए था कि यार इसको ज़रा इसकी जो है इसकी तस्हीक करें, इसको तोड़ें? वो जो कहता था कुछ नहीं होता, बोलता है चुप नहीं होता, अच्छा, ये उनको लिखना चाहिए था। मामला ये है कि मेरी जो वीडियो बनाई गई उसमें और जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अगर मैंने किसी मुल्ज़िम की वीडियो बनाई है तो मैंने उसकी इजाजत से वो वीडियो बनाई है कि बताओ आपके साथ क्या जुल्म हुआ है, राइट? मेरी जो वीडियो बनाई गई उसमें जो मेरे साथ जुल्म हो रहा है वो दिखाया जा रहा है मेरी ह्यूमन डिग्निटी को ब्रीच करने के लिए। अच्छा, फर्क समझ आ गया? मैं समझ गया। ह्यूमन डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट। आप किसी भी शख्स की, किसी भी पाकिस्तानी की, किसी भी शहरी की जो इज्जत नफ्स है उसको मजबूर नहीं कर सकते। खैर, मेरी वीडियो या मेरी उस तस्वीर पर लगाने के बाद भी इज्जत और जिल्लत देने वाला तो फिर अल्लाह ही है ना। वातु इज्जु मंतुशा वातु जिल्लु मंतुशा। इनकी नीयत थी ह्यूमन डिग्निटी ब्रीच होगी, लेकिन वो नहीं हुई। उसके बाद अवाम का एक शदीद रद्द-ए-अमल है। मेरी जुडिशरी मेरे साथ खड़ी हुई। अदालतों ने उन तमाम नामालूम पुलिस एहलकारान के ऊपर फौरी तौर पे पर्चा करवाया जिन्होंने मेरी वीडियो वायरल की। अच्छा, इस वीडियो के वायरल होने के बाद, और मुझे बताएं कि आप अब हवालात पे पहुंच गए हैं, अब क्या हो रहा है, किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस थे, अब जब आपको जेल मुंतकिल किया वहाँ क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, और पुलिस वालों का आपके साथ रवैया क्या था? कि क्या कोई ऐसे भी आके मिला कि यार देखो मतीन भाई गलत हो रहे हैं, या आके आपको मजाक उड़ाते थे कि हाँ भाई 10 किया है? मैंने पंजाब पुलिस के अंदर एक मजलूम तबका देखा, अच्छा, एक जालिम तबका देखा, एक मजलूम तबका देखा। मजलूम तबका एक ऐसा देखा कि जिसको जो उसका सीनियर ऑफिसर कह रहा है ना, उसका दिल नहीं भी कर रहा तो उसने वो करना है। अगर वो कहता है ये करो तो वो जुल्म भी है तो उसने करना है, ना चाहते हुए भी इसको करना पड़ता था। अनलिमिटेड ड्यूटी ली जाती थी। इसकी कोई एग्जांपल है किसी ने आगे कहा हो कि यार मतीन वो भाई ज्यादती कर रहे हैं? कई बंदे मेरी आंखों के सामने गमगीन हो गए, आंखों से आंसू कईयों के बह चुके कि मतीन भाई सानू पता है तुसी हक दी आवाज हो, लेकिन ज्यादती हुई है आपके साथ। चाहिए वो कांस्टेबल थे, बवर्दी लोग थे, कई कांस्टेबल, कई पुलिस ऑफिसर्स, हर कोई तो हरामखोर नहीं होता। ये मेरा पार्लियामेंटी लफ्ज है, हर कोई हराम खाने वाला नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ा तबके को मैंने मजलूम पाया। अब मैं उस जालिम तबके की भी आपको एक छोटी सी दास्तान सुनाऊंगा। हवालात के अंदर थाना सांदा में मैं जब मौजूद था तो मेरे साथ 6 से 7 और लड़के भी मौजूद थे। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि मतीन भाई आप देख रहे हैं कि बार बार वो औरत जो बैठी हुई है, वो जो लड़की बैठी हुई है, उसको कभी कोई कांस्टेबल उस कमरे में लेके जा रहा है, कोई कांस्टेबल उसको उस कमरे में लेके जा रहा है। आपको पता है क्या हो रहा है? तो मैं उसकी आंखों की एक्सप्रेशन से समझ गया, मेरा सीना चीरा गया कि क्या हो रहा है। वो लड़की किसी रेड लाइट एरिया से वो पकड़ के लाए थे और इस डर से कि उसके ऊपर पर्चे होंगे, उसके साथ एक जुल्म की दास्तान हुई।
उसको वही काम वहां पे मुफ्त करना पड़ रहा। वहां पर अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे कि इस कदर जुल्म मैंने देखा उस थाने में। मैं ये दुआ करता था कि ये गिर जाए और इसमें मैं भी जमीन बोस हो जाऊं, ये सारे जमीन बोस हो जाए। और वो लड़के मुझे बताएं, मैं कि यार थोड़े को की प्रूफ है। और देखिए आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वो चीजें मैंने वहां पर देखी। फिर मैंने ये भी देखा कि एक एक लड़के को लेकर जाते थे और फिर मार मार के लितर उसकी चीखों की आवाजें पूरे थाने में घूमती थी। क्या उसको क्या पांजा कहते हैं? क्या मन कि तू चोरी की थी, मन। वो कहता था सर अल्लाह पाक दी कसम पूरी जिंदगी च आज तक कोई चोरी नहीं की थी, तू मनेगा, तू जज दे कोल भी मनेगा। और जब तक वो मान नहीं जाता था तब तक उसको मारते थे। तो क्या हालत होती थी जब वो वापस आता था? सूजा हुआ होता था, वो लाल नहीं, पीला नहीं, नीला हुआ होता था। मैं ये चाहता हूं अगर आपको बॉडी कैम लग जाए, कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, उसके सबूत बनेंगे। मैं ये चाहता हूं बॉडी कैम बन जाए, किसी के ऊपर झूठा पर्चा नहीं होगा, किसी के घर के अंदर रेड होकर घर का कोई पुलिस ऑफिसर सामान उठा के डकैती नहीं करके जाएगा। मैं जब कहता हूं झूठा पर्चा ना हो, 182 की कार्रवाइयां अगर कोई झूठा पर्चा देता है तो इसमें मैं क्या गलत कहता हूं? मैं कहता हूं एक बंदे को पकड़ा है, आप उसकी गिरफ्तारी डालें, 24 घंटे में कोर्ट के अंदर पेश करें, उसका फंडामेंटल राइट है। क्या गलत कहता हूं मैं कि इलीगल डिटेंशन नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि अगर कोई वारदात हुई है तो घर बैठे जिम्मियां ना बने, मौका वारदात पे जाएं, सबूत इकट्ठे करें। क्यों पाकिस्तान का कन्विक्शन रेट 11.6% है जबकि यही कन्विक्शन रेट जापान के अंदर 99% है? कि वहां पर 100 पर्चे होते हैं तो 99% पर्चों के अंदर सजाएं होती हैं, यहां पर 100 पर्चे होते हैं तो 11.66% पर्चों के अंदर सजाएं होती हैं। बाकी अमीर तो होते जो होंगे। बाकी 88% पर्चे हैं वो लोग अमीर होते होंगे। वो बंदे अमीर नहीं, वो बंदे मासूम हैं या वो असल मुजरम है तो पैसा देके छूट गए, और जो बाकी 11.66% हैं वो मासूम हैं, किसी मुखालिफ पार्टी ने पैसे दिए तो उनके ऊपर ऐसे सबूत इकट्ठे करके उनको। अच्छा मतीन भाई, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने बताया कि आपको गिरफ्तार करते हुए तशद्दुद किया गया, थाने के बाहर आपको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद थाने में आपकी तस्दीक की गई। उसके अलावा क्या कोई टॉर्चर वॉर्चर भी किया गया? क्योंकि ये जो आप ये निशान दिखा रहे थे ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये कब के तशद्दुद के? भाईजान मेरी एमएल्स हुई पड़ी है, वो मैं इंशाल्लाह जैसी मेरी डिवाइसेस आती हैं मैं पूरी कौम के सामने लाऊंगा। मेरे हथकड़ियों के निशान अभी तक मौजूद हैं, मेरी चोटों के निशान अभी तक मौजूद हैं। मेरे पूरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसके ऊपर कोई लाश नहीं बनी हुई थी। और ये पहले दिन का तशद्दुद था या ये बार बार होता? पहले दिन का क्या पहली रात का तशद्दुद था। 2 बजे मुझे पकड़ा, सारी रात मारा इन्होंने। खैर जितनी रीज उतार सकते थे इन्होंने उतारने की कोशिश की है, और मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैंने सिर्फ हमेशा सच बोला। मैं इनको जुल्म करने से रोकता हूँ, मेरा जुल्म ये है कि मैं इनको जुल्म करने से रोकता हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं कि आपकी फिर ज़मानत क्यों नहीं हो पा रही थी और आप जब एटीसी कोर्ट में आते थे? नाज़रीन, अच्छा मैं बताता हूँ कि एटीसी कोर्ट में क्या होता था कि जब मतीन भाई को वहाँ पेशी के लिए लाया जाता था तो पूरी एटीसी कोर्ट में पुलिस की एक वॉल बनाई जाती थी कि पुलिस वाले एक पूरी लाइन खींचते थे, दोनों तरफ पुलिस के जो कांस्टेबल मौजूद होते थे और फिर मतीन भाई बीच से जाते थे। और वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था, मोबाइल निकालने की इजाज़त नहीं थी। और वहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे क्या होने लगा? उन्होंने कहा जी मतीन भाई आने लगे। मतीन भाई कोई आप कोई दहशतगर्द है, डॉन है, क्या है? उधर तो एटीसी में माहौल ही और था। मुझे बताएं कि एटीसी का माहौल इतना गर्म क्यों था, वहाँ पे इतनी तादाद में नफरी क्यों मौजूद थी? और दूसरा मुझे ये बताएं कि आपकी ज़मानत क्यों नहीं हो पा रही थी? देखिए, मैं जुडिशरी को मैं समझता हूँ, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारा ससुराल है। और ये मैं कोई बदमज़गी में नहीं कहता, मैं बड़ी प्यार मोहब्बत में कहता हूँ ये हमारा ससुराल है। और बड़ी शफकत के साथ कहता हूँ कि हमें जिस तरह जमाई राजा को बड़ी इज्जत मिलती है इस तरह मिलती है, बाकी वकील को इज्जत मिलती है। इसी तरह जुडिशरी को मैं अपना माई बाप कहता हूँ। माई बाप का मतलब है कि ये हमारे वो माँ बाप हैं कि जो भी गलती कोताही है इन्होंने हमें गाइड करना होता है। मेरे इल्म में नहीं है कि हमारे एटीसी के जो जज थे उनके जहन में कौन सी ऐसी बात थी या कौन सी ऐसी वजह थी जिसको वो समझने से कासर थे कि उन्होंने मेरी जमानत को डिसमिस किया। वही जमानत जो मुझे हाई कोर्ट के जस्टिस ने दी, उनको मेरा पर्चा पढ़ते ही वो जस्टिस साहब हंसने लगे कि ए दहशतगर्दी का पर्चा है। और पर्चा क्या है? अब्दुल मतीन नामी एडवोकेट ने थाने की वीडियो बनाकर एक जुर्म किया है जिसका जुर्म काबिल मुआखजा है। जज साहब पूछ रहे हैं, जस्टिस साहब मुझे तफ्तीशी बताओ कि इसमें दहशतगर्दी क्या है।
कौन सा बंदा मारा उन्होंने? और उस वक्त तफ्तीशी के पास कोई आंसर नहीं था। जहां पर लोअर जुडिशरी मेरे मसले को समझने से कासर रही, वहां पर हायर जुडिशरी ने अपना पूरा जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए, मेरी पूरी बार कैबिनेट ने, मेरे साथी वुकला ने, मेरे लाहौर बार के सदर मुनीर भट्टी साहब ने, मेरे हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट साहब ने, उनकी पूरी टीम ने, मेरे दोस्त अहबाब एसोसिएट्स ने, सब ने कायल किया हायर कोर्ट्स को कि अब्दुल मतीन दहशतगर्द नहीं था। हायर कोर्ट्स को क्लियर हो गया। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरी बेल लेट हुई है, इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट भी उन लोगों के ज़हन में गया है कि यार अब्दुल मतीन को तो हमने आज तक कोई मक्खी मारते हुए नहीं देखा। हाँ, हम कानूनी कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन किसी के साथ नाजायज हम ज्यादतियां तो नहीं करते। पुलिस की इतनी नफरी क्यों मौजूद होती थी आपकी पेशी नफरी में? इसलिए मौजूद होती थी, आपको दिल में आता था कि यार पंजाब पुलिस देखिए आखिर कोई ना कोई तो रिश्ता प्रोटोकॉल है, दे रही है। नहीं रिश्ता भी है ना हमारा उनके साथ, तो वो एक फुल प्रोटोकॉल होता था फूल फेंकने का। वो दिल में आता था कि यार सारी पंजाब पुलिस मेरे पे ही लगी हुई है प्रोटोकॉल देने। सिर्फ टर्बन की कमी थी, तो टर्बन का मतलब समझते हैं ना आप? हाँ, बस कुल्ला नहीं पहना हुआ था, बाकी फुल प्रोटोकॉल था अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं ना कहीं ज्यादती कर रहे थे कि आप भी एक मोबाइल लेके जाके एक पुलिस वाला उसकी भी प्राइवेसी ख़राब कर रहे हैं? और मतलब कि ये किस लिए वीडियो थी? ये इसलिए है कि आपको फेम भी मिले, या ये इसलिए थी कि चलो इस शख्स को ये सोशल मीडिया की पावर से डर खौफ आए? ये इसके पीछे मकसद क्या होता था? अली भाई, आप एक बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं ज़ाती हैसियत पे। मैंने आपको कई ऐसी कार्रवाइयां करते हुए देखा है जिसमें आप जालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको भी यही सेम सवालात का सामना होगा कि आप कोई पब्लिसिटी स्टंट मार रहे हैं या बाकी सहाफ़ी इस तरह नहीं करते, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ने आपको इज्जत दी। हमारे नबी जिसकी हम पैरवी करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुल मुरसलीन, उनके बारे भी कुफारे मक्का ये कहा करते थे कि तुम भी उन खुदाओं को क्यों नहीं मानते जिन खुदाओं को हम मानते हैं और हमारे बाओ अजदाद मानते आए हैं। हमारी वुकला बरादरी के अंदर एक तबका ऐसा है जो कहते हैं कि तुम उस तरह वकालत क्यों नहीं करते जिस तरह हम करते हैं या हमारे बाओ अजदाद करते आए हैं। मेरा एक ही जवाब है कि वकील का मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने पर्चा दे दिया तो वकील उस पर्चे से जमानत करवाएगा या उसको बरी करवाएगा। वकील पहले तो उसके गिरेबान को पकड़ेगा, उस पुलिस वाले के ऊपर गिरेबान को पकड़ेगा जिसने झूठा पर्चा दिया, कि पहले तू 10 किस कैपेसिटी च पर्चा देता है। ये मैं समझता हूं बतौर वकील मेरी जिम्मेदारी है। अब इस पर इख्तलाफ राय है, चंद लोग मेरे नजरिए के साथ काम करते हैं, हमारी टीम बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि एक छोटा तबका अगर मुझसे ये सवाल करता है तो एक आपने बड़े तबके को मेरे साथ खड़े हुए पाया। देखा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये दोनों ऑडियंस के सवालात, क्योंकि हमने आपसे वो तमाम वो भी पूछा क्या हालात वाक़या थे, और जो इस पे तनकीद कर रहे थे उनके भी सवालात आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपसे राजी हो। आप लोग वॉक कर रहे हैं, पीछे स्वैग, पीछे वो पता नहीं कौन सी बॉलीवुड फिल्म के गाने लगे हुए हैं, और वो हाई बीट्स और सिद्धू मूसे वाला कि तो आपको नहीं लगता कि ये जो नए यंग जनरेशन जो वुकला जो शोबा वकालत को में शामिल होना चाह रहे हैं, मुंसलिक होना चाह रहे हैं, उन्हें आएगा कि यार यही फील्ड है, आपने ऐसे चौड़े होके फिरना है, पीछे म्यूजिक लगा होगा, पुलिस वाले आपसे डरते होंगे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा रहा? अली भाई, होता ये है कि किसी भी शोबे की इज्जत तब बहाल होती है जब आप उस शोबे को ग्लैमराइज करके दिखाते हैं। अगर मेरे साथ कोई 4 या 5 मेरे एसोसिएट चलते हुए आ रहे हैं और मैं उसको ग्लैमराइज करके हीरोइज्म दिखाने की कोशिश करता हूं कि बहुत से ऐसे लड़के जो वकील बनने से भागते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मजा आएगा। अब ये हीरोइज्म में आप वॉक कर रहे हैं, पीछे गाना लगा हुआ है खाड़े विच डांग फेरदा। खाड़े विच डांग फेरना बुरी बात है? तो आपको लगता है नेगेटिव बुरी बात है तो बताइए। नहीं, नेगेटिव एक इम्पैक्ट भी जा रहा है ना, क्योंकि नहीं है, ये तो सोच पे मबनी है ना। ठीक है। उसी वीडियो के नीचे कई बंदे कह रहे होंगे जिंदाबाद, आई वांट टू बी एडवोकेट आल्सो, उसी के अंदर कोई नेगेटिव कमेंट भी होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन सोच। ठीक है। मेन मसला ये है कि हम कोई बंदा मारते हुए वीडियो बना रहे हैं कि ਅਸੀਂ फांडा लाते थे, देखो ਅਸੀਂ बहुत बड़े बदमाश नहीं हमारे, हम बता रहे हैं कि जी आज हमने इसकी जमानत करवाई, आज हमने इस पर कानूनी कार्रवाई की, आज हमने इस पर कानूनी कार्रवाई की। ये ग्लैमराइज करके अगर हम चीजों को दिखाते हैं, इट डजंट मीन कि हमने कोई गैर कानूनी हरकत की है। और जब किसी प्रोफेशन से हीरोइज्म खत्म हो जाती है, वो प्रोफेशन मान पड़ जाता है।
माजी पंजाब साहब की तारीफ भी करता हूँ कि कई चीजों में उन्होंने बेहतरी भी की है, लेकिन मैं उन पर तनकीद भी करता हूँ कि रेल ग्राउंड जरा देख लें। लेकिन मैं मतीन भाई आपकी बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये बात कि यूनिफॉर्म गिव्स रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म, यार अगर आप एक आम शहरी की हैसियत से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा तो ख्याल है कि आपको भी उस तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। वही तो बताया है कि आम शख्स को भी वो इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन जब यूनिफॉर्म की बारी आती है तो इज्जत में इजाफा हो जाता है, राइट? इसको समझना है बस। तो आपको लगता है कि आप जैसे फैलते जा रहे थे और बढ़ते जा रहे थे क्योंकि आपको लोग पसंद भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, व्यूज भी आ रहे थे, तो आप शायद भावनाओं में बह गए और शायद उसी का फिर ये रिएक्शन आया? आप मुझे बताइए कि मैं इस रिएक्शन के बाद ज्यादा फैला हूं कि कम फैला हूं? ये तो पता लगेगा कि आप दोबारा वीडियो करते हैं या नहीं करते। आप मेरे पास इंटरव्यू क्यों लेने आए हैं? 2 महीने पहले क्यों नहीं आए? मैं आपके पास पहले भी आ चुका हूँ। नहीं, 2 महीने पहले क्यों नहीं आया? मैं मतलब कि जिस भी वजह है ना, उसकी वजह है कि फैल चुका हूं मैं मजीद ज्यादा। अभी तो मैं इसलिए आया कि ये हालिया वाकया क्या था, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आपके कंटेंट में चेंजिंग आती है। कि हम फैल रहे थे, इन्होंने हमारे फैलाव को रोकने की कोशिश की, हम मजीद फैल गए हैं, क्योंकि ये एक स्प्रिंग है, जितना दबाओगे उतना उछले। लास्ट सवाल इस ब्रेक के वाले से कि लोग कहते हैं कि ये टिकटॉक का वकील है। अच्छी बात, आप टिकटॉक के सहाफी हैं, आप मेन डिजिटल मीडिया के भी सहाफी हैं, आप फेसबुक के भी सहाफी, और ये तनकीद आप पे बहुत से बुकला करते हैं। इसको तनकीद तो नहीं मैं कहूँगा, बहुत से बुकला कहते हैं यार देखो टिकटॉक से मतलब कि टिकटॉक से ही लगा रहता है। फिर एक शख्स ने मुझे ये कहा कि यार ये देखो ये कौन सा वकील है जिसको पुलिस उठा के लेगी उसके चैम्बर से। वेरी गुड। कहते इसके पास जब आएगा एक जो मुल्ज़म है या एक केस, वो कैसे सिक्योर फील करेगा जब इसको इसके चैम्बर से लोग उठा के लेंगे। अब ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा किसने कही, लेकिन आपकी बरादरी में से किसी ने की। मैं कहा चलिए ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोफेशनल जेलसी और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मैंने सोचा था कि मैं सवाल आपसे करूंगा, और मैं यकीन माने जो भी सवाल होते हैं मैं आगे रख देता हूँ। आप मुझे बताइए कि ऐसे कई सियासतदान हैं जो पाबंदी सलासत हैं, अवाम उनको फिर भी वोट करती है, क्यों करती है? क्योंकि उनको पता है कि हक और सच की बात करते हैं। मेरी बात समझ के यार, लोग हमारे पास फिर भी आएंगे, उनको पता है कि महीना जेल भी गया तो 11 महीने जो बाहर रहे आना तो 11 महीने से साडा काम पूरा कर दे। इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? बेहतर होगा मजीद। अच्छा, मजीद बेहतर होगा। कोई पंगा लेने से पहले एक मर्तबा सोचेगा कि यार ये दबने वाले बंदों में से नहीं है, अगर बात ठीक है तो ये काम होना चाहिए। मुझे उन साहब ने कहा कि यार चंगा भला चल रहा सी की जरूरत सी, उन देखो ना कि कैरियर खराब हो गया, तबाह हो गया है। आज इस तरह की रोलते गए हैं पर चस बड़ी आएगी, ये उनको जरा भेज दीजिएगा। क्या लाइन की है आपने? रोलते गए हैं पर चस बड़ी आएगी। अच्छा, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आएगी। आप मेरे भाई, मेरी जान, मेरा सोना, मेरा इश्क, आपकी राय की मैं कदर करता हूँ। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ 7 वकीलों के साथ ऐसा हुआ है। मजहर इकबाल नूर साहब को पकड़ा गया मस्जिद से, मेहर हसन साहब को पकड़ा गया उनके घर से, मेरे भाई मियां अब्दुल अजीम साहब को पकड़ा गया उन एटीसी कोर्ट से, अदालत की हदूद से, ज़हर बुराया साहब को हाई कोर्ट से पकड़ा गया। उन वकीलों की फिर इज्जत के बारे में आप अच्छा, कहीं में जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मतीन भाई के घर में मौजूद हैं। कल ये तकरीबन 1 माह की जो है जेल के बाद रिहा होकर आए हैं, और इन्हें रमज़ान में गिरफ़्तार किया गया था। इनकी ईद भी जो है जेल में ही गुजरी। तो इस वक्त हमें जो है मतीन भाई की वालदा ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। तो इनकी फैमिली से भी पूछते हैं कि फ़ैमिली किस कर्ब में थी, एक मुश्किल वक्त था, और ख़ास तौर पे इस तरह के ख़यालात आते हैं कि मतीन भाई पुलिस वालों के अगेंस्ट वीडियोस करते थे, ख़ासतौर पे उन पुलिस अफसरान के जो उस वर्दी का जो है नजायज़ फ़ायदा उठाते थे। अब मतीन भाई उन्हीं की ज़ेर निगरानी है, तो घर वाले बड़े परेशान होते हैं। तो सबसे पहले मतीन भाई की वालदा से पूछते हैं कि फ़ैमिली किस कर्ब में थी, क्या ख़यालात आ रहे थे, किस तरह से आपकी ईद गुजरी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं? खैरियत से आप? आपने थोड़ा सा ऊंचा बोलना है ताकि जो है आवाज़ जो है बेहतर रिकॉर्ड हो सके। अच्छा मतीन भाई, पहले तो मुबारक हो कि खैर आफियत से आ गए। कितना मुश्किल था, 30 दिन जेल में रहे और फिर ईद भी इसी दौरान आई।
बेटी ये तो एक माँ ही जान सकती है कि शहरी का टाइम था, तो मेरा जो इससे छोटा बेटा बड़ा बेटा है वो उठा, तो मैं भी साथ ही थी। तो जब मैंने उसे देखा है कि वो परेशान है, घूम रहा है घर में इधर-उधर, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ऐसे क्या हुआ है? तो उसी वक़्त उनका फ़ोन भी बार-बार आ रहे थे, तो मुझे उसी वक़्त की एक माँ को सुलझाती है कि ये क्या मामला है? मैं कहती हूँ, जी मुझे बताओ, मेरा दिल घबराने शुरू हो गया है, आप मुझे बताओ। आपको तब तक नहीं पता था कि मतीन नहीं, भाई नहीं, गिरफ्तार हो बिल्कुल चुके नहीं हैं? पता। अच्छा। तो मैं बार-बार उससे यही पूछ रही हूँ कि आप मुझे बेटे बताओ क्या हुआ है? कहती नहीं मम्मा, वो केस के बारे में बात हो रही है, किसी के केस के बारे में बात हो रही है। मैं कहा ऐसे किसी ने नहीं किया, ये पहला वाक़या है कि ये आप इस तरह ये कौन सा परेशान केस है जो मेरे से छुपाया जा हाँ, रहा है? तो एक माँ समझ आती है कि बच्चा जो है वो परेशान है और कोई ना कोई बात है। हम्म, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो कहते हैं, फिर वो छोटा बेटा मेरा साथ ही उठ गया। तो उन लोगों ने कहा कि मम्मा आप बैठिए, मैं भाई से खुद ही पूछता हूँ। जब पूछा है तो कहा कि वो भाई मतीन को इस तरह वो रेप किया है, तो पकड़ के लेके गए हैं। यकीन करो बेटे, उसी वक़्त सहरी भी बनी हुई थी, सब लोग सदमे में चले गए और किसी ने सहरी नहीं की। बल्कि वो जितने भी रोज़े रह गए थे ना, किसी ने भी सहरी नहीं की, कि इतना दिल परेशान था। एक माँ जान सकती है, और मैं तो सारी माँओं को भी कहती हूँ कि वो सारी माँएँ जान सकती हैं कि वो मैं कितनी परेशान थी। अच्छा, एक तो गिरफ्तारी जी, का वो एक प्रेशर होता है, खौफ होता है कि यार मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया। दूसरा, जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, और वीडियोस तो सबके सामने थी, जी। आप तक भी वीडियोस पहुंची होंगी, बिल्कुल बेटी, मैं तो उसी वो वक़्त कितना मुश्किल फ़ोटोज़ लम्हा था? देख ली थी, तो मैं तो बस नमाज़ पढ़नी शुरू हो गई, और सुबह तक मैं यही सोचती रही हूँ कि या अल्लाह, मेरे बच्चों ने ऐसा क्या काम किया है जो इन लोगों ने इस तरह मेरे बेटे के साथ किया है। सारी ज़िंदगी मैंने अपने बच्चों को दीन की समझ बूझ बताई है, और दीन के पहले दीन है और बाद में दुनिया है। तो मेरे माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान बच्चे हैं। मैंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों पे फ़ोकस की है, और मैंने बच्चों को पढ़ाया है। तो मैंने यही सबक सिखाया है सब बच्चों को कि किसी के साथ बड़े मुश्किल लम्हात होंगे उन वीडियो को देखना कि बिल्कुल। यार ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है, और ये बड़ी परेशानी का आलम था कि सारी ईद भी आई है, और ईद कैसी गुजरी? क्योंकि ईद में तो अपनों की बड़ी कमी महसूस होती है, तो आपका बेटा जेल बैठा हुआ है, जी, जमानत नहीं हो तो रही। आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक माँ पे क्या गुजर रही है। तो बेटी की शादी भी थी, अच्छा। तो ये बड़ा मेरे लिए बड़ा मामला था। अच्छा मतीन भाई, अभी वालदा से बातचीत करते हुए मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि आपकी सिस्टर की शादी भी थी, तो क्या वो फिर अभी डिले कर दी गई है, क्या मामला था? भाईजान मामला ये है कि वो शादी थी 20 तारीख को। मैं कल आया हूँ बाहर 20 अप्रैल को? 20 अप्रैल को। ठीक है। तो हमारी बड़ी कोशिश थी कि मैं डिस्चार्ज हो जाऊं या मेरी बेल एटीसी से हो जाए, क्योंकि वो डिसमिस हो गई तो मामला वो लटक गया। तो मैंने ये पैगाम एक दे दिया था अपने किसी एसोसिएट के जरिए कि मैं और अजीम भाई यानी मेरे बड़े भाई पर्चों के अंदर जेल में हैं, लेकिन इसकी वजह से शादी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। बस मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मेरी बहन ने एक रिक्वेस्ट की थी कि मतीन भाई निकाह आपने पढ़ाना है, उसकी ख्वाहिश थी जो जुडिशल कस्टडी में मैं पूरी नहीं कर पाया। ये गम जरूर रहेगा कि ईद तो चले गुजर गई, ईद तो फिर साल बाद आती है, सिस्टर की शादी आपसे मिस हो गई। भाईजान बड़े दो मामला भाई नहीं है दो शादी में। बड़े मामलात हैं, यानी आप देखिए किस तरह अरेस्ट किया, किस तरह मेरी तज़हीक की, मुझे टॉर्चर किया, फिजिकल टॉर्चर किया। मेरी ईद अंदर गुजरी, मेरी बहन की शादी थी, ना सिर्फ मुझे मेरे भाइयों के ऊपर पर्चा दे दिया, उनके ऊपर भी पर्चा दे दिया जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे, ताकि शादी को बर्बाद किया जाए। मेरा ख्याल है कि जितना भी टॉर्चर हुआ, सबसे जो संगीन नौयत का टॉर्चर है वो ये होगा कि आप अपनी सिस्टर की शादी में शरीक नहीं हो ये सके। मेंटल डिस्ट्रेस होता है, यानी आप किसी को मेंटली तौर पर परेशान करते हैं कि उसकी जिंदगी की जो बड़ी बड़ी खुशियां होती हैं उससे छीनने की कोशिश की जाती है। और किसी भी भाई के लिए सबसे अहम मौका वो होता है जब वो अपनी बहन को रुखसत करता है। और मेरी 3 बहनें हैं, दोनों बहनों को जब मैंने रुखसत किया तो मुझे याद है कि जब सर पर कुरान रखने की बारी आती थी, जब ये रस्म होती है, तो वो कुरान मैं पकड़ता था। तो इस मर्तबा मुझे वो मौका नहीं मिला, वो मिस हुआ। फिर मैं निकाह नहीं पढ़ा पाया उसका, वो मिस हुआ। खैर वो बड़ी हैप्पी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या आगे मुलाकात होगी अभी तक? अभी आपके इंटरव्यू के बाद मैंने वहीं जाना, उसके ससुराल जाने। मैं चाहूंगा 1 मिनट आप वालदा को दें। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि ईद में सिर्फ आपके बेटे मौजूद नहीं थे। आपकी मतलब कि बेटी की शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है घर का,
और 2 जवान बेटे नहीं है शामिल हो सके। बेटे, ये तो एक मैं ही समझ सकती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीत रहा था कि मेरे बेटे नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े बीमार पड़ गए इस चीज़ से कि मेरे बेटे नहीं इस टाइम पे, और मैं अकेली थी और मेरा एक छोटा बेटा है। तो ये मेरे लिए बड़ा बड़ा मतलब कि ऐसे से जैसे मेरा ज़हन साथ काम नहीं कर रहा, और मैं ये बड़ी मुश्किल से ये टाइम गुजारा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मैं बहुत खुश हूँ कि टाइम अच्छा सा गुजर गया है, और जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है वो लोग इतने कंप्रोमाइज हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि मैं लेकिन आपको फिर बता भी नहीं कहीं ना सकती। कहीं कमी रह जाती है। अल्लाह पाक हमारी बहन के नसीब अच्छे करे। कहीं ना कहीं ये कमी रह जाती है बहन की एक ख्वाहिश तो रह गई होगी कि भाई जो है रुखसती के वक्त मौजूद नहीं थे, और जाहिर बात है कि भाइयों के दिल पे भी एक ख्वाहिश रह गई होगी कि यार ये देखें कि हम इतने बड़े इवेंट, फैमिली का बहुत बड़ा इवेंट, उसमें मौजूद नहीं हो सके। मेरे बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई साबित कर दे तो इंशाल्लाह आपको मेरे- ऐसे बतौर अल्लाह हमारे माँ, साथ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बतौर माँ डर खौफ नहीं आता जब मतीन भाई कोई वीडियो कर रहे होते हैं, आपके पुलिस वाले से इस तरह बात कर रहे हैं, पुलिस वाले से सख्त सवाल कर रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये क्यों किया है, तुमने पैसे क्यों लिए हैं? मैं अपनी बेटी की सारी वीडियो देखती हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे बेटे ने कोई ऐसा गलत किया है, गलत किसी से सवाल किया है और गलत काम किया है। मैं लेकिन समझ- माँ तो फिर माँ होती है ना हाँ। कि बेटा ना ये इन लोगों से पंगा ना बेटे, लो। अगर मेरा बेटा आज इतना मतलब कि कोई गलत वीडियो बनाता या लोगों को अच्छे लेक्चर ना देता, किसी को गलत ना कहता और सच को सच ना कहता, तो आज दुनिया में इतनी दुनिया उसके साथ है, आपने भी देख लिया। ये अल्लाह और हमारे दुनिया में रहने वाले लोग जो हमारे साथ हैं। अभी कल रात जब ये रिहाई पा के आए हैं तो फिर वो क्या लम्हात थे, आप तो बड़ी खुश होंगी। बेटे, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस तरह मेरे बच्चों को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। और बुरा शादरा था, बुरे जितने वकला थे, मैं सारी वीडियो लोगों की देखी हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इतने खलूस से, इतने दिल से वो लगे हैं। और मैं यही कहती हूँ कि सब जो लोग हैं वो दीन को समझे तो कभी ऐसी मुश्किलातें नहीं आएगी। तो दीन को समझे, अपने बच्चों को दीन की तलकीन करें, तो दुनिया में तो हमने सारी जिंदगी नहीं बैठना। आप सही को सही कहें और बुरे को बुरा कहें। मैं चाहूंगा कि हम मतीन भाई से पूछें कि वालदा की तो ईद जाहिर बात है मुश्किल हालात में गुजरी। मतीन भाई, आप वहाँ पे किस तरह से ईद गुजार रहे थे, क्योंकि ईद पे तो बड़ी कमी महसूस होती है, याद आ रहे होंगे घर वाले। भाईजान, ये मेरी पूरी जिंदगी के सफर के अंदर मेरी पहली ईद है जो मेरे वालिदैन के बगैर गुजरी। मैं इसके अंदर एक राय रखता हूँ, हम लोगों की ईद क्या है। अब मैं जिंदगी के स्टेज पे हूँ जब मेरी ईद हर उस मौके पर होती है जब मैं किसी मजलूम को इलीगल डिटेंशन से निकलवाता हूँ। मेरी ईद होती है जब लोगों के दिलों में घर कर जाता हूँ। मेरी ईद होती है जब मेरा दिल सेटिस्फाइड होता है कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए राह मुस्तकीम पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ईद इस तरह है। लेकिन फिर भी ईद एक त्योहार है, एक मोमेंट है। किस तरह सारा ईद का दिन गुजारा, चांद रात कैसी गुजरी? देखिए, चूंकि जेल में था, जुडिशियल कस्टडी में था, तो उसी तरह रूटीन, तहज्जुद, फजर, कुरान, फिर मैंने हिफ्ज़ शुरू कर दिया वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उस रूटीन को जारी रखूंगा। तो कई सूरतें याद की, फिर सारा दिन नॉवल पढ़ना, किताब लिखना। ईद वाले दिन भी यही पढ़ना, यही है। यानी ईद वाले दिन कोई स्पेशल काम तो नहीं। तो वो जहाँ पे आप थे तो पंजाब पुलिस ने कोई आपके लिए वो खीर शीर का एहतमाम नहीं किया? पंजाब पुलिस तो रह गई ना जेल के बाहर। जेल के अंदर जेल पुलिस है। जी। तो जेल पुलिस ने आपके लिए कोई ईद का एहतमाम नहीं किया? कोई ईद का एहतमाम नहीं होता। मामला ये है, ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत होती है वहाँ पे? ईद की नमाज पढ़ने की कोई खैर इजाजत नहीं है वहाँ पर। नमाज का भी कोई प्रॉपर तरीक़ेकार नहीं है जिस सिक्योरिटी वार्ड में मुझे रखा गया। तो अम्मा जी, आपने नहीं कोई खीर शीर या कोई फिरनी भेजी ईद पे? बेटे, मैंने तो 3-4 मरतबा भेजा है खाना, तो वो पहुंचा नहीं है बच्चों के पास। वो फिर कौन खाता रहा? ये एक और बड़ी मजे वाली बात है। मैं इंशाल्लाह जो मेरी किताब है ना, दहशतगर्द वकील, दहशतगर्द वकील के नाम से मेरी किताब आ रही है। इंशाल्लाह जल्द वो मंजर आम पर होगी। मैंने पूरी जेल की सारी कारस्तानियां लिखी। ठीक है। आप सामान जमा करवा के जाते हैं, वो वही एहलकारान खा जाते हैं, अंदर नहीं पहुंचता। यानी कि जो आपकी वालदा खाना भेजी थी आप तक पहुंचा कि नहीं? मुझे तो ये भी नहीं पता इन्होंने भेजा भी पता लगा। अच्छा। तो वो कौन खाता रहा? देखिए, वो पुलिस एहलकारान खा जाते हैं, जो वहां पर जेल मुलाजमान है वो खा जाते हैं। कई चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं
सवाल का जवाब लंबा हो जाएगा, बेजा लंबा हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर अलग अलग इंटरव्यूज हो सकती हैं। 30 दिन की कहानी है, कहाँ 45 मिनट के प्रोग्राम के अंदर। चले इख्तिताम में मुझे ये बता दें कि पंजाब पुलिस से क्या कहेंगे। एक हमने आपकी वो वीडियो देखी जब वो आप एटीसी कोर्ट के बाहर थे, आपने क्या अजीबोगरीब अल्फाज इस्तेमाल किए। आपने कहा मैं ससुराल आया हूँ, बहनोई हूँ, ये वो क्या था? वो गुस्सा था? मैंने इस इंटरव्यू के शुरू में भी बताया कि ये बड़े पार्लियामानी लफ्ज हैं। जिस तरह हमारी इस पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर एक जो जमाई होता है उसकी बड़ी इज्जत होती है, इसी तरह पंजाब पुलिस मुखला को बड़ी इज्जत। जमाई होता है, जवाई होता है? जवाई पंजाबी में कहते हैं, जमाई उर्दू में कहते हैं, तो दामाद हम उसको कह सकते हैं। अब मामला ये है कि उसकी बड़ी इज्जत होती है, इसी तरह पंजाब पुलिस मुखला को बड़ी इज्जत देती है। मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ। और वो आपने किस तरह से कही थी वैसे, जरा अगर उसी फील में उसी टोन में आप? मेरा ख्याल है कि जो फीलिंग्स होती है ना वो हालात के साथ बनती है। अच्छा, आप वैसे वो समझते कि वो एक ठीक मूव था? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जाके आपको कहा नहीं कि यार आप गालियां निकाल रहे हैं हमें? देखिए, जलील कर रहे हैं। they like me and they have treated me like what I have said about them। तो जो कुछ भी मैंने उनके बारे में कहा उन्होंने उसी तरह ट्रीट किया, उसी तरह बैंड बाजा, उसी तरह लाइनें लगी पड़ी हैं, फूल पत्तियां आ रही हैं, बस ये है कुल्ले की कहानी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस के लिए मेरा ये पैगाम है, भैया लोग, मैं आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। ये डिपार्टमेंट होना चाहिए बट विद सम न्यू इनोवेशंस। मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रिश्वत का खात्मा, झूठ का खात्मा, झूठे पर्चों का, आप एक पर्चा झूठा देते हैं पूरा खानदान तबाह कर देते हैं। क्या क्या गुजरती है उस बंदे के ऊपर। आप एक बच्चे के ऊपर झूठा पर्चा देते हैं, आपने उसका पूरा मुस्तकबिल दांव पे लगा दी। और अगर मैं चाहता हूँ आपके डिपार्टमेंट के अंदर चंद अच्छी तब्दीलियां हैं तो मैं आपके हक में हूँ। मैं ये चाहता हूँ आपकी तनख्वाहें बढ़े, मैं ये चाहता हूँ आपका ड्यूटी टाइम प्रॉपर हो, मैं ये चाहता हूँ कि लोग आपसे अच्छे तरीके से ट्रीट करें, आपको सलूट मारें। आप वीडियोस करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह पाक के हुक्म से। इंशाल्लाह आज भी तो की है। चले, अच्छा लास्ट मुझे बता दें कि वो आपके वो भतीजा है क्या, वो क्या कहानी थी? भांजा मेरा, मैं कल यहाँ पर पहुंचा हूँ तो मुझे पता लगा कि उसने अपनी पुलिस वैन तोड़ दी है। अच्छा, तो कहता है मामू मुझे पुलिस वैन क्या खिलौना है? पुलिस वैन उसका छोटा सा खिलौना है जिसको पीछे करते हैं तो वो आगे भागती है। अच्छा, ये आ गया इब्राहिम, इधर आओ, इधर आ जाओ। अच्छा भाग, अच्छा 3 साल बच्चा है ये। ठीक है। तो कहता है मामू मैंने ये वैन तोड़ दी। मैंने कहा क्या हुआ? पुलिस आपको उठा के लेकर गई थी ना, ये मैंने फिर तोड़ दी कि आइंदा इसमें लेकर ना जा सकेंगे। उसको लगता है वो शायद मुझे छोटी वैन में लेकर गई, उसने उसके चारों टायर तोड़ दिए। खैर ये जज्बा है छोटे बच्चे के अंदर। तो देखिए आप, मैं ये कहना चाहूंगा, कम ज़र्फ वो होता है जो बात को समझता नहीं, और जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं है कि अहदे कम ज़र्फ की हर बात दोबारा कर ले। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब मौजूद थे। उनकी फैमिली से भी बातचीत की और उनसे तमाम हालात व वाक़यात सुने कि जेल में किस तरह से उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, फैमिली किस कर्म में थी और कितने केसेस से। आपने तमाम प्रोग्राम देखा, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।